जिस देश में देखो सिटीजन्स के घरों में ज़्यादा इंटीग्रिटी होगी ना, वो देश ज़्यादा मजबूत होगा, ज़्यादा पावरफुल होगा। कैसे? आप एग्जाम्पल्स की सहायता से समझिए। मान लीजिए हमारे देश के सिटीजन्स के घरों में बच्चों को ये सब वैल्यूज सिखाई जाती हैं, जैसे देखो रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपैशन। अगर बच्चों में ये सब वैल्यूज इनकलकेट की जाती हैं तो कल को देखो वही बच्चे तो लीडर बनेंगे, तो फिर देखो वो ऑनेस्ट लीडर बनेंगे, ट्रस्ट वर्दी लीडर बनेंगे। आप हर एक डायमेंशन में एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, अगर घरों में बढ़िया से कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है, चाहे वो बच्चों में हो या बड़ों में हो, कल को देखो वही लोग बाहर जाएंगे जो घरों में अपने कन्फ्लिक्ट को बढ़िया ढंग से सुलझा लेते हैं। बाद में वो समाज में जाएंगे या पॉलिटिक्स में जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, वो देखो आसानी से दूसरे लोगों के साथ भी आसानी से कन्फ्लिक्ट हैंडल कर लेंगे। उसी प्रकार से देखो बच्चों में अगर शुरुआत से ही ये वैल्यूज इनकलकेट की जाती हैं, जैसे केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फिर देखो वो जब बच्चे बड़े होंगे ना, समाज में वो दूसरों की भी केयर करना सीखेंगे, वर्क प्लेसेस पे भी दूसरों की केयर करना सीखेंगे। तो हर एक लेवल पे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ ए नेशन ड्राइव्स फ्रॉम द इंटीग्रिटी ऑफ द होम। घर में अगर इंटीग्रिटी है, बढ़िया वैल्यूज इनकलकेट की जाती हैं, प्रैक्टिस की जाती हैं, जबरदस्त करेक्टर बच्चों में डेवलप किया जाता है, तो फिर देखो वो देश ज्यादा मजबूत होगा। एथिक्स में टॉपिक है ना, वहां पे सीधा सीधा इस कोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोल ऑफ फैमिली, एजुकेशन एंड सोसाइटी इन इनकलकेटिंग एथिक्स, ऐसा कुछ एथिक्स में टॉपिक है, वहां पे इस कोट को यूज कर सकते हो। 21 मार्च डेट है आज की। आज 3 इश्यूज डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, जोमेटो की एक कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई। वो कंट्रोवर्सी देखो डीप फिलोसफिकल डायमेंशन है उस कंट्रोवर्सी में, और सोशल डायमेंशन में भी है। कंट्रोवर्सी, जोमेटो ने कहा कि हम ग्रीन फ्लीट का इस्तेमाल करेंगे वेजिटेरियन फूड डिलीवर करने के लिए, ताकि प्योर रहे वेजिटेरियन फूड। तो इस पे कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई, डिस्कस करेंगे डिटेल से। दूसरा, डिजीज के एलिमिनेशन से संबंधित आर्टिकल है हिंदू का। तीसरा आर्टिकल आज ऊषा मेहता से संबंधित है, जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान अंडरग्राउंड रेडियो ऑपरेट किया था, उन पे वेब सीरीज आई है, यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एक चीज देखो, यूपीएससी ने ना प्री बेसिक थोड़ा डिले किया है, लेकिन मैंने देखा कुछ बच्चे ना उन्होंने लाइटली लिया, 1-2 दिन तैयारी नहीं की। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, देखो एग्जाम कॉम्पिटिटिव है। पहली तो बात, प्री अगर कुछ दिन पोस्टपोन किया है तो पता नहीं अभी यूपीएससी मेंस पोस्टपोन करेगी या नहीं करेगी। नहीं करेगी तो मेंस के लिए आपका टाइम जो है वो कम हो गया है, आप ये बात समझिए। और दूसरा, प्री पोस्टपोन हुआ है, एक जो कानून लॉ है ना, अक्सर हम देखते हैं कि एग्जाम में छुट्टियां अगर इंक्रीज भी हो तो हम उतनी ही तैयारी करते हैं। अगर 4 दिन की छुट्टी में कॉलेज में हम तैयारी किया करते थे तो भी उतनी होती थी, 1 दिन की छुट्टी है तो भी हम उतनी ही तैयारी करते थे। ज़्यादा टाइम मिल जाता है तो हम तैयारी को एक्सपेंड कर देते हैं। आप ऐसा मत कीजिएगा, ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए। अल्टीमेटली देखो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। अब देखो मैं बिल्कुल ये जनरली तो नहीं बोल दूंगा कि आप 10-15 दिन आप मेंस की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता नहीं आप में से किसी की तैयारी का लेवल अच्छा हो सकता है, किसी की तैयारी का लेवल थोड़ा ऐसा हो सकता है कि प्री का डिले होना उसके लिए संजीवनी है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो वेट कर रहे हैं मेंस का, प्री उनका अच्छा है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से देखिए कि जो टाइम आपको मिला है उस टाइम को आपको कैसे यूटिलाइज करना है अच्छे से, ताकि तैयारी और मजबूत हो और यही अटेम्प्ट आपका फाइनल अटेम्प्ट हो। अब चलिए डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल जोमेटो की ग्रीन फ्लीट कंट्रोवर्सी से संबंधित है। आप देखो जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो ये है, जोमेटो कंपनी ने हाल ही में अपनी एक स्पेशल स्कीम लॉन्च की, जिसमें उन्होंने बोला कि हमारे यहां पर ना अलग से डिलीवरी एग्जीक्यूटिव होंगे जो वेजिटेरियन फूड को डिलीवर करेंगे सिर्फ और सिर्फ, और उनकी ड्रेस होगी ग्रीन, बॉक्स का कलर भी ग्रीन होगा। और ये जो ग्रीन फ्लीट होगी ना, ग्रीन डिलीवरी एग्जीक्यूटिव होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन फूड को हैंडल करेंगे और नॉन वेजिटेरियन फूड को नहीं हैंडल करेंगे।
जोमेटो के जो फाउंडर हैं दीपेंद्र गोयल, इन्होंने ट्विटर पे ये लिखा कि कई बार देखो ऐसा होता है बॉक्स में ना नॉन वेजिटेरियन फूड ना स्पिल हो जाता है, मतलब जैसे करी वगैरह बॉक्स से बाहर आ गई, तो फिर नेक्स्ट ऑर्डर में जब वेजिटेरियन फूड डिलीवर किया जाता है ना, तो वेजिटेरियन फूड में भी स्मेल आ जाती है प्रीवियस नॉन वेज फूड की वजह से। तो इसी वजह से हम वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करने वाले लोगों की सेंसिटिविटीज की वजह से ये कंसेप्ट लेके आए हैं ग्रीन फ्लीट, जिसमें डिलीवरी एग्जीक्यूटिव सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन फूड डिलीवर करेंगे। हालांकि देखो इस पे काफी बड़ी कंट्रोवर्सी जब जनरेट हुई तो दीपेंद्र गोयल ने कहा रंग हरा नहीं होगा, रंग हम लाल ही रखेंगे, लेकिन हां स्पेशल लोग तो होंगे जो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन फूड को डिलीवर करेंगे। उन्होंने ये भी बोला कि कई देखो वेजिटेरियन कस्टमर्स जो हैं वो चाहते हैं कि हमारे वेज फूड को अच्छे ढंग से ट्रीट किया जाए, स्पेशल मैनर में ट्रीट किया जाए। कहने को देखो एक कंपनी अपनी कस्टमर की विशेस को पूरा कर रही है तो इसमें गलत क्या है, और इंडिविजुअल चॉइस का मामला है। कोई अगर वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करता है और उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कंपनी काम कर रही है तो इसमें क्या गलत है, लेकिन देखो राइटर के अनुसार इसमें गलत है। सबसे पहली चीज देखो, सदियों से ना हमारे समाज में ना एक स्टिग्मा, एक नोम है। यह माना जाता है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो तो देखो वेजिटेरियन हैं, और आमतौर पे लोअर कास्ट के जो लोग हैं ना वो नॉन वेज फूड बनाते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं। यह धारणा हमारे समाज में ना काफी सदियों से है। अगर देखो आप छोटी जगह से हो ना, तो आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि आमतौर पे नॉन वेज फूड की जो शॉप्स है ना वो ऐसे मोहल्ले में देखने को मिलेगी जहां पे सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग रहते हैं। अगर आपने ये चीज नोटिस की तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। शहरों में ये नहीं देखने को मिलेगा। शहरों में तो आपको पता है मॉडर्नाइजेशन की झलक आ जाती है और कॉस्मोपॉलिटियन इकोसिस्टम सा बन जाता है। छोटी जगहों की मैं बात कर रहा हूं। अब देखो एक और चीज, पास्ट में प्योरिटी एंड पोल्यूशन का जो कंसेप्ट था, जैसे सो कॉल्ड अपर कास्ट के जो लोग थे वो पानी नहीं पीने देते थे कुछ कास्ट के लोगों को कि आप यहां से पानी पियोगे तो पूरा जो पानी का सोर्स है वो पोल्यूट हो जाएगा, वो दूषित हो जाएगा, आप मंदिर में नहीं आ सकते। तो ये सारी जो रिस्ट्रिक्शंस सो कॉल्ड लोअर कास्ट के ऊपर लगाई जाती थी, क्यों लगाई जाती थी? क्योंकि ये माना जाता था कि सो कॉल्ड लोअर कास्ट के जो लोग हैं ना उनकी आदतें खराब हैं, वो नॉन वेज फूड कंज्यूम करते हैं। अगर उनके साथ हम घुलेंगे मिलेंगे तो हम भी इम्प्योर हो जाएंगे, हम भी पोल्यूटेड हो जाएंगे। इस प्रकार की धारणाएं काफी समय से थी। चेंज आया है लेकिन इतना नहीं, अभी भी इस प्रकार की धारणाएं व्याप्त हैं। तो जब देखो किसी चीज को प्योर इम्प्योर से जोड़ दिया जाता है ना, और फिर यह अटैच कर दिया जाता है कुछ कास्ट के लोग जो नॉन वेज नहीं कंज्यूम करते हैं वो प्योर हैं और जो कंज्यूम करते हैं वो इम्प्योर हैं, तो इसका मतलब वो पुरानी जो कास्ट लाइंस है ना हम उनको कंटिन्यू कर रहे हैं, पुरानी कास्ट लाइंस को। कायदे से देखो कोई सिंपल सी चीज है, जिसको वेज खाना है वेज खाओ, जिसको नॉन वेज खाना है नॉन वेज खाओ। लेकिन इसको कास्ट के साथ अटैच करना कि जो नॉन वेज खाता है वो प्योर नहीं है, जो वेज खाता है वो प्योर है, वेजिटेरियन फूड जो है वो प्योर है, नॉन वेज फूड जो है वो इम्प्योर है। देखो एक चीज है, एग्रीकल्चर तो काफी बाद में आया, एग्रीकल्चर तो काफी बाद में आया। इतिहास में हम पढ़ते हैं ना, इंसान सेटल डाउन तब हुआ जब उसने खेती करना सीख लिया था। जब तक उसने खेती नहीं की थी, खेती स्टार्ट नहीं की थी, तब तक तो देखो इंसान घूम घूम के ही शिकार किया करता था जानवरों का। और आमतौर पे ना ज्योग्राफी भी फूड चॉइसेस को प्रभावित करती है। जैसे देखो कोस्टल एरियाज में ना आपको वेज, सिर्फ वेज खाने वाले यानी वेजिटेरियन लोग काफी कम मिलेंगे। लेकिन अब जैसे नॉर्थ इंडिया में कोस्ट नजदीक नहीं है, तो ज्योग्राफी भी फूड चॉइसेस को प्रभावित करती है। नॉर्थ इंडिया में वेज लोग ज्यादा हैं। इसके बाद राइटर एग्जाम्पल देते हैं। देखो अंबेडकर ने कई सारी मूवमेंट्स चलाई थी,
उस समय दलितों को जैसे पब्लिक टैंक का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता था, उन्हें अनटचेबल माना जाता था। तो अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को एक सत्याग्रह लीड किया, महाड़ सत्याग्रह, ताकि सो कॉल्ड अनटचेबल जो हैं वो पब्लिक टैंक का इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा अंबेडकर ने इंटर डाइनिंग मूवमेंट्स भी चलाई थी कि जहां पे सभी कास्ट के लोग मिलजुल के आपस में खाना खाएं, और वो जो प्योरिटी एंड पोल्यूशन वाला कंसेप्ट है वो खत्म हो, कि कुछ कास्ट जो है वो इम्प्योर हैं, पोल्यूटेड हैं, वो कंसेप्ट खत्म हो। इसके बाद राइटर ना कुछ एग्जांपल्स देते हैं, प्योरिटी एंड पोल्यूशन कैसे फूड से अटैच है, इंडिया में भी और वर्ल्ड के दूसरे इलाकों में भी। जैसे इंडिया में ना कई बार उन लोगों को जो मीट कंज्यूम करते हैं उनको हाउस रेंट पे नहीं मिलता आसानी से। इसके अलावा हम अक्सर ये तो केस स्टडी भी डिस्कस करते हैं कि मिड डे मील स्कीम के तहत स्कूल में बच्चों को जो खाना दिया जाता था, बनाने वाली जो वुमन है वो सो कॉल्ड लोअर कास्ट से है, इस वजह से स्कूल में बच्चों ने खाना खाने से मना किया, या फिर पेरेंट्स ने बच्चों को स्कूल से निकाल लिया क्योंकि उनको ऐसा खाना परोसा जाता है जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट पर्सन के द्वारा बनाया गया है। ये केस स्टडीज हम डिस्कस करते हैं ना एथिक्स में। फिर एक ग्लोबल एग्जाम्पल दिया जाता है। ग्लोबल एग्जाम्पल जैसे देखो यूएस में ना फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर डिश है वो ज्यादा कंज्यूम की जाती है ब्लैक्स के द्वारा। अब ना कोई ब्लैक पर्सन है, अब देखो वो ना खाना खा रहा है, वहां पे कोई दूसरा पर्सन है, वो कहता है कि यार कितनी गंदी स्मेल है तुम्हारे खाने की, तो इसे ना रेसिज्म माना जाता है। रेसिज्म इसलिए क्योंकि उस पर्टिकुलर स्मेल को ना ब्लैक्स के साथ में अटैच कर दिया जाता है, पर्टिकुलर रेस के साथ में अटैच कर दिया जाता है। अब जाहिर तौर पे आपके मन में एक क्वेश्चन ये आया होगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी दूसरे पर्सन को वो स्मेल सच्ची में पसंद ना हो, और ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो कास्ट को बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन फिर भी वो ये चाहते हैं कि हमारे वेज फूड को अलग से स्पेशली ट्रीट किया जाए और इसमें नॉन वेज फूड का कंटामिनेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। जी हाँ, देखो ये बात सच है, ऐसे भी लोग हैं, लेकिन देखो फूड चॉइस एक अलग कंसेप्ट है, एक इंडिविजुअल चॉइस का सम्मान होना चाहिए, बट इसे कास्ट से अटैच करना और प्योरिटी और इम्प्योरिटी की संज्ञा देना वो गलत है। इस पे ही राइटर को मेन दिक्कत है। और हमारे समाज में ना न्यूट्रल एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब ये चीज ऑलरेडी कास्ट के साथ में अटैच्ड है। फूड पर्टिकुलर मतलब वेजिटेरियन पर्टिकुलर कास्ट के साथ में अटैच्ड है, नॉन वेज फूड दूसरी कास्ट के साथ में अटैच्ड है, तो न्यूट्रल एटमॉस्फेयर हमारे देश में नहीं है। फिर राइटर ये भी बोलते हैं कि मान लीजिए ये जो ग्रीन फ्लीट है, अभी तो वैसे जोमेटो ने ये ऑर्डर वापस ले लिया है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि अलग से लोग तो होंगे, ड्रेस उनकी हरी नहीं होगी। तो क्या पता लगता है कि जो पर्सन फूड डिलीवर कर रहा है वो नॉन फूड कंज्यूम करने वाला हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो ये पूरा कंसेप्ट हमने डिस्कस किया। आपकी क्या राय है इस पूरे इशू पे? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, क्या स्टैंड है आपका इस इशू पे। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल डिजीज के एलिमिनेशन से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कार्टर सेंटर हेल्थ पे काम करता है ये सेंटर। इन्होंने देखो हाल ही में ना ये रिपोर्टिंग की, गिनी वॉर्म डिजीज अब ये इरेडिकेट होने वाला है वर्ल्ड से। गिनी वॉर्म डिजीज 1986 में देखो 21 देशों में ऑलमोस्ट एक साल में 35 लाख केसेस सामने आए थे इस गिनी वॉर्म डिजीज के। लेकिन देखो 2023 आते आते 5 देशों तक सीमित रह गया ये डिजीज, और 5 देशों में सिर्फ 13 केसेस सामने आए गिनी वॉर्म डिजीज के, यानी 35 लाख से सिर्फ 13 केसेस का सफर, यानी केसेस में 99.99% की रिडक्शन। देखो स्मॉल पॉक्स के बाद में ना ये सेकंड डिजीज होगा जिसे इरेडिकेट किया जाएगा, और पहला ऐसा डिजीज होगा जो बिना किसी नॉन मेडिसिन या फिर वैक्सीन्स के
इरेडिकेट किया जाएगा। देखो मैं थोड़ा बेसिक्स आपके यहां पे क्लियर करना चाहता हूं। दो चीजों में ना डिफरेंस है, एक तरफ इरेडिकेशन ऑफ डिजीज और दूसरी तरफ एलिमिनेशन ऑफ डिजीज। मैं आपसे पूछता हूं, पहले सोच के बताइए क्या डिफरेंस है इरेडिकेशन और एलिमिनेशन में। देखो एलिमिनेशन का मतलब यह होता है कि पर्टिकुलर रीजन में केसेस को या तो जीरो तक लेकर आना या फिर ऑलमोस्ट जीरो तक लेकर आना पर्टिकुलर रीजन में। लेकिन एलिमिनेशन ऑफ डिजीज में ना संभावना बनी रहती है कि वो जो डिजीज है ना फिर से पनप सकता है, क्योंकि वायरस बैक्टीरिया जिसकी वजह से भी डिजीज हुआ है ना, जो भी है वेक्टर है, उसकी वजह से फिर से डिजीज जो है वो उस रीजन में री इंट्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन इरेडिकेशन का मतलब है बिल्कुल खत्म, यानी खत्म ही हो गया डिजीज और फिर से री इंट्रोड्यूस होने का खतरा नहीं है, वर्ल्ड से खत्म ही हो गया। जैसे पोलियो है, पोलियो देखो अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तो कुछ केसेस पोलियो के हैं ना, तो पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं हुआ है पोलियो। यह फर्क है इरेडिकेशन और एलिमिनेशन के बीच में। तो राइटर कहते हैं देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 है ना, इनमें हमने लक्ष्य रखा है कुछ डिजीज जैसे मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस और नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, इनको हम खत्म कर देंगे। लेकिन देखो क्या कर पाएंगे वो तो अभी पता लगेगा, अभी काफी समय बाकी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो टारगेट रखा गया है 2030 है। राइटर कहते हैं जब देखो हम किसी डिजीज को एलिमिनेट करने का टारगेट रखते हैं ना, तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। फायदे ये होते हैं, एक तो देखो पूरा जो हेल्थ सिस्टम है ना वो एनर्जाइज हो जाता है। अब वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, उनको एक टारगेट मिल गया कि इस डिजीज को हमें एलिमिनेट करना है, खत्म करना है। सरकार रिसोर्सेज भी डिप्लॉय करती है जब एलिमिनेशन का टारगेट रखा जाता है। जो लैब्स हैं वो मजबूत होती हैं, सरकार के द्वारा रिसोर्सेज दिए जाते हैं, ब्यूरोक्रेट कमिटमेंट को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इवन पॉलिटिकल लीडर्स में भी विल पावर देखने को मिलती है। और केसेस एलिमिनेट होते हैं तो साफ तौर पे देखो हेल्थ इंपैक्ट तो अच्छा होगा ही। गरीब लोग जो बेचारे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं इन डिजीज की वजह से, उनको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ता, बहुमूल्य जानें बचाई जा सकती हैं। और इसके अलावा इकोनॉमी पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि डिजीज पर खर्चा कम होता है। प्रोडक्टिव जो साल हैं इंसान के बच जाते हैं अगर ये डिजीज नहीं होंगे। तो ये सारे फायदे होते हैं जब एलिमिनेशन का टारगेट सरकार रखती है। तो अब देखो महेश बोलेगा कि सर ऐसा है तो फिर तो सरकार सभी डिजीज को एलिमिनेट करने का टारगेट रख दे। लेकिन महेश बेटा, अगर सभी डिजीज को एलिमिनेट करने का टारगेट सरकार रख देगी फिर तो हेल्थ वर्कर्स सीरियस नहीं लेंगे उसे, पॉलिटिकल लीडर सीरियस नहीं लेंगे, ब्यूरोक्रेट सीरियस नहीं लेंगे, और इतने रिसोर्सेज नहीं है हमारे देश में, समझ गए। लेकिन देखो एक डिजीज को एलिमिनेट करने का टारगेट हम रखते हैं, उससे यह खतरा पैदा हो जाता है कि फिर उस डिजीज के लिए ना ज्यादा रिसोर्स लग जाते हैं, ज्यादा एनर्जी उस डिजीज को एलिमिनेट करने में लग जाती है और बाकी डिजीज नेग्लेक्ट हो जाते हैं। हमारे देश में तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही पुअर है, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ एक डिजीज को खत्म करने में ज्यादा लग जाएगा तो बाकी डिजीज तो नेग्लेक्ट हो जाएंगे ना। तो हमें ना यह सोच समझ के डिसाइड करना है कि कौन से डिजीज को एलिमिनेट करने का टारगेट हम रखें और कैसे, ये मतलब कौन सा लॉजिक हम लगाएं कि इस डिजीज को एलिमिनेट करना है, इस डिजीज को नहीं करना है। सबसे पहले राइटर बोलते हैं ये देखो ऐसा डिजीज जिसका ना पॉपुलेशन पे इंपैक्ट हाई है लेकिन नंबर इतने भी ज्यादा नहीं है। फिर से बोलता हूं, ऐसा डिजीज जिसका देखो पॉपुलेशन पे यानी जनता पे इंपैक्ट हाई है बट उस डिजीज के उतने भी केसेस नहीं है कि कंट्रोल ही ना किया जा सके। अब एक तो देखो ऐसा डिजीज है कोई बहुत ही ज्यादा कॉमन है, बहुत ही ज्यादा कॉमन है, इतने ज्यादा केसेस हैं कि उसे पहले तो कंट्रोल करना पड़ेगा उस डिजीज को, तब जाके एलिमिनेशन पॉसिबल है। लेकिन एक ऐसा डिजीज है जो देश के पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर स्टेट में अभी प्रिवेलेंट है और केस इतने हैं कि उनको डिटेक्ट किया जा सकता है, हर केस को रिपोर्ट किया जा सकता है। तो ऐसे डिजीज को तो एलिमिनेट करने का फायदा है ना। उन डिजीज को एलिमिनेट करने का कोई फायदा ही नहीं है अभी जिनके केसेस बहुत ही ज्यादा हैं, हर एक केस डिटेक्ट नहीं हो रहा है, हर एक केस
स्क्रीनिंग में नहीं आ रहा है, तो उस डिजीज को अभी एलिमिनेट करने का टारगेट मत रखिए, अभी सिर्फ उसको कंट्रोल करिए। ये राइटर का मानना है। और एक बार सरकार ने डिसाइड कर लिया ना कि इस डिजीज को हमें एलिमिनेट करना है, तो फिर तो देखो भैया, आप सर्विलियंस सिस्टम में इन्वेस्ट करो ताकि उस डिजीज का हर एक केस जो है कैप्चर किया जा सके। लेबोरेटरीज को मजबूत बनाओ ताकि लेबोरेटरीज में उस डिजीज से संबंधित स्क्रीनिंग और टेस्ट अच्छे से हो सके। फिर इसके अलावा उस डिजीज से संबंधित मेडिसिन और दूसरे जो कंज्यूमेबल्स हैं वो अवेलेबल करवाओ, वर्कफोर्स को ट्रेन करो उस डिजीज से संबंधित। फिर आप फुल फ्लैज लड़ो उस डिजीज से। एक बार अगर ये डिसाइड हो गया कि इस डिजीज से हमें लड़ना है, और देखो अगर एलिमिनेशन एक बार अचीव हो भी गया तो सर्विलियंस जारी रहनी चाहिए, क्योंकि एलिमिनेशन में, जैसा मैंने आपको बताया, एलिमिनेशन में रीइंट्रोडक्शन का खतरा हमेशा रहता है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो पूरे देश से किसी डिजीज को ना एलिमिनेट करना रिलेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन देश के पर्टिकुलर पार्ट्स में, पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर डिजीज को एलिमिनेट करना आसान है। जैसे कालाजार, ये डिजीज जो है ना भारत के 5 राज्यों तक सीमित है, और कुछ 2 राज्यों में तो सिर्फ कुछ ही ब्लॉक्स में सीमित है ये डिजीज, तो इसे एलिमिनेट किया जा सकता है उन पर्टिकुलर पार्ट्स में, और धीरे धीरे करके फिर अलग स्टेट्स में एलिमिनेशन की स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है। एक और डिजीज है लिम्फेटिक फिलराइसिस। अब इसमें देखो टोटल जितने ग्लोबल केसेस सामने आए हैं ना इस डिजीज के, 40% तो अकेले इंडिया के हैं। हमारे देश में सिर्फ फ्यू स्टेट्स में इस डिजीज के केसेस सामने आते हैं। इसे भी एलिमिनेट किया जा सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज अपना के, जैसे सर्विलियंस, वेक्टर कंट्रोल, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मोर्बिडिटी मैनेजमेंट, ये सब स्ट्रेटजीज को अपना के। और देखो राइटर वही बात बोलते हैं, कुछ डिजीज ऐसी हैं जिनका ना इंक्यूबेशन पीरियड काफ़ी लॉन्ग है। मतलब जैसे वायरस ने इन्फेक्ट किया तो ना सिम्टम्स काफ़ी दिनों के बाद देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा दिनों के बाद में। ये वो वायरस हैं जिन्होंने ड्रग रेसिस्टेंस भी डेवलप कर लिया है, और इनके केसेस बहुत ज़्यादा संख्या में सामने आ रहे हैं। तो इन डिजीज को फिलहाल एलिमिनेशन में प्रायोरिटी पे मत रखिए। फिर राइटर ये बोलते हैं, हमें ना रीजन वाइज स्ट्रेटजी अपनाने की आवश्यकता है। जैसे कोई डिजीज पर्टिकुलरली ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में एक्टिव है, तो आप ब्लॉक लेवल की स्ट्रेटजी बनाओ, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बनाओ, स्टेट लेवल की बनाओ, ताकि कम से कम धीरे धीरे करके एक रीजन से तो वो डिजीज जो है वो एलिमिनेट होता जाए। समझ रहे हो? फिर कुछ और सजेशंस राइटर देते हैं, जैसे मल्टी सेक्टरल कोलैबोरेशन होना चाहिए, इनोवेशन आना चाहिए, लोकल इफेक्टिव सॉल्यूशन को ज़्यादा यूज़ किया जाए, स्टेट लेवल पे रणनीति ज़्यादा बने, सेंट्रल गवर्नमेंट तो रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, और जहाँ पे एक राज्य से दूसरे राज्य में डिजीज फैलने का खतरा है, बॉर्डर पे सेंटर बड़ा रोल प्ले करे। मतलब राइटर अपने सॉल्यूशंस देते हैं कि स्टेट लेवल पे ज़्यादा बेहतर ढंग से स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है, सेंटर कोऑर्डिनेशन की भूमिका निभा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया डिजीज के एलिमिनेशन से संबंधित। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल फ्रीडम फाइटर उषा मेहता से संबंधित है। आप देखो जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो ये है, इनके ऊपर ना अमेजॉन प्राइम में एक वेब सीरीज आई है जिसमें सारा अली खान ने उषा मेहता का रोल प्ले किया है। उषा मेहता से संबंधित यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी हैं, जो इस आर्टिकल के अंत में मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन इनकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की गई थी भारत में 8 अगस्त 1942 को। ये महात्मा गांधी के अनुसार डू और डाई वाली मूवमेंट थी, करो या मरो, या तो हम देश को आजाद करवाएंगे या फिर प्रयास करते हुए मारे जाएंगे। महात्मा गांधी ने उस समय के बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में एक क्राउड को संबोधित करते हुए यह बात बोली थी। क्विट इंडिया मूवमेंट में ना जबरदस्त सिविल डिसोबीडियंस देखने को मिला, बड़े बड़े प्रदर्शन हुए जिसमें बोला गया कि ब्रिटिश रूल का खात्मा होना चाहिए। लेकिन देखो, उस समय ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से ना ब्रिटिशर्स ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेस्ड थे, तो उन्होंने ना जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट हुई, उन्होंने हजारों प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार कर लिया, और जो बड़े बड़े लीडर्स थे ना
जैसे गांधी, नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, इन सबको जेल में डाल दिया 9 अगस्त आते आते। इवन कांग्रेस पार्टी को भी बैन कर दिया था। इस कंटेक्स्ट में, इन परिस्थितियों में यंग लीडर्स की एक नई फौज इमर्ज होकर आई जिन्होंने मूवमेंट को लीड किया। ऊषा मेहता, इनकी उम्र थी उस समय 22 साल की जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई। बॉम्बे में लॉ की स्टूडेंट, गांधी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड, जो देश के लिए, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए कुछ करना चाहती थी। तो इन्होंने बाकी स्टूडेंट्स की तरह अपनी पढ़ाई छोड़ दी ताकि खुद को क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए डेडिकेट कर सकें। समझ गए? लेकिन देखो, ऊषा मेहता ना पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशंस में पार्टिसिपेट करने की इच्छुक नहीं थी। उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी और उन्होंने ये जाना किताबें पढ़ के कि इतिहास में ना कम्युनिकेशन का रोल बहुत ज़्यादा है बड़ी बड़ी रेवोल्यूशंस में। रेडियो उस समय नया नया चलन स्टार्ट हुआ था, तो इन्होंने सोचा कि ना रेडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सकता है और क्विट इंडिया मूवमेंट की जो खबरें हैं जनता तक पहुंचाई जा सकती हैं। क्योंकि ना उस समय ब्रिटिशर्स ने मीडिया पर तो जैसे बैन ही लगा दिया था, मतलब जो न्यूज़पेपर चल रहे थे वो ब्रिटिशर्स के पक्ष में ही बोलते थे, अदरवाइज तो उन्होंने मीडिया पे पूरी तरह से बैन लगा दिया था। वर्ल्ड वार की खबरें, क्विट इंडिया मूवमेंट की खबरें जनता तक नहीं पहुंच पा रही थी। जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था ना 1939 में, तो ब्रिटिशर्स ने एक काम ये किया, हमारे देश में जितने भी, जिनके पास में भी एमेच्योर रेडियो लाइसेंसेस थे ना, एमेच्योर रेडियो लाइसेंस मतलब कईयों के जैसे हॉबी होती है हैम रेडियो ऑपरेट करने की, तो उनके रेडियो लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए और ये बोला ब्रिटिशर्स ने कि रेडियो ट्रांसमिशन से संबंधित जो भी इक्विपमेंट्स है ना आप जमा करवा दो हमारे पास में, अगर जमा नहीं करवाओगे तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। लेकिन देखो, अब ऊषा मेहता और उनके दोस्तों ने तो ठान लिया था कि मूवमेंट में रेडियो हम इस्टेब्लिश करेंगे और मूवमेंट की खबरें जनता तक पहुंचाएंगे। लेकिन एमेच्योर रेडियो लाइसेंस कैंसिल कर दिया ब्रिटिशर्स ने। सबसे बड़ी दिक्कत तो ऊषा मेहता और उनके साथियों के लिए ये थी पैसे जुटाना। पैसे जुट भी गए तो ऐसे बंदे को खोजना जो रेडियो ऑपरेट कर सके, और उससे भी बड़ी दिक्कत रेडियो से संबंधित इक्विपमेंट्स कहां से आएंगे। इनके पास में ऊषा मेहता और ऊषा मेहता के जो साथी थे ना, जैसे बाबूभाई खटकर, विठल भाई झावेड़ी, चंद्रकांत झावेड़ी, इनके पास में तो कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं थी, कोई पर्सन नहीं था जो रेडियो ऑपरेट कर सके या फिर जिसके पास में इक्विपमेंट्स हों। लेकिन देखो, उस समय एक पर्सन था जिसका नाम था नरीमन प्रिंटर। राइटर कहते हैं नरीमन प्रिंटर नाम के जो पर्सन थे ना, उनको हमारे देश के फ्रीडम स्ट्रगल से कोई लगाव नहीं था खास, ना ही कांग्रेस के प्रति इनकी सहानुभूति थी, लेकिन इनको चाहिए था पैसा। इन्होंने बोला ऊषा मेहता और दोस्तों को कि मैं आपकी मदद करूंगा। इनके पास में ना एमेच्योर लाइसेंस था। वैसे तो ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया था, ब्रिटिशर्स ने बोला था ट्रांसमिशन से संबंधित इक्विपमेंट्स हमारे पास लेके आओ, लेकिन नरीमन प्रिंटर ने ना कुछ ट्रांसमिशन से संबंधित इक्विपमेंट्स छुपा लिए, अपने पास ही रखे बैन लगने के बावजूद, और इनको पैसा दिया गया। नरीमन प्रिंटर ने हेल्प की रेडियो इस्टेब्लिश करवाने में। सबसे पहली बार जब रेडियो ट्रांसमिशन हुआ ना, वो हुआ बॉम्बे में चौपाटी सी व्यू अपार्टमेंट के टॉप फ्लोर से। कांग्रेस का उस समय डेली बुलेटिन जाता था, तो 3 सितंबर के डेली बुलेटिन में कांग्रेस रेडियो की बात कही गई और बोला गया कि 8:45 PM पे आप रेडियो सुन सकते हो इस फ्रीक्वेंसी पे। तो उस समय पहले दिन ऊषा मेहता लाइव गई। उन्होंने अपने पहले एड्रेस में बोला, दिस इज द कांग्रेस रेडियो कॉलिंग ऑन ए वेवलेंथ ऑफ 42.34 मीटर्स फ्रॉम समवेयर इन इंडिया। बढ़िया था। आज के समय में रेडियो जॉकी कैसे बोलते हैं, नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रेडियो जॉकी उषा और मैं आपके साथ मौजूद हूं 42.34 मेगाहर्ट्ज से। ज़्यादा ही सेंसेशनलाइज करके बोलते हैं, है ना। चलो, उसके बाद में क्या हुआ, जब देखो ये एड्रेस स्टार्ट हुआ ना, तो बहुत सारे इंडियंस में इंथुजियाज्म पैदा हुआ, उनको मूवमेंट से संबंधित खबरें मिलने लगी। जैसे देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट में हम पढ़ते हैं बलिया में पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई थी, उसकी खबरें मिली जनता को। जमशेदपुर स्ट्राइक, चिटागोंग बॉम्ब रेड, इसके अलावा ब्रिटिशर्स के द्वारा जो अस्थि में और चिमूर में एट्रोसिटीज की गई थी उसकी खबरें मिली। न्यूज़पेपर्स ऐसे सब्जेक्ट टच भी नहीं कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस रेडियो ने
ब्रिटिशर्स के ऑर्डर्स को डिफाई किया और जनता तक सभी हैपनिंग्स पहुंचाई। इसके साथ साथ देखो जो ये अंडरग्राउंड रेडियो चल रहा था ना, पॉलिटिकल स्पीचेस भी प्रसारित की गई इस अंडरग्राउंड रेडियो के थ्रू। डायरेक्टली अलग अलग ग्रुप्स को एड्रेस किया गया, जैसे स्टूडेंट्स को एड्रेस किया गया, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वर्कर्स को, पीजेंट्स को, सबको एड्रेस किया गया कि आपकी ये ड्यूटीज हैं, आपके लिए ये डूज एंड डोंट्स हैं। और ब्रॉडकास्ट देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में किए गए थे, समझ गए। यूं कह सकते हो कि इस रेडियो ने ना जनता के मूड को बढ़िया से कैप्चर किया। ब्रिटिशर्स को पता लग चुका था, हालांकि देखो उन्हें सितंबर से ही पता था कि इस प्रकार से एक अंडरग्राउंड रेडियो चल रहा है, लेकिन जो ये ऊषा मेहता और उनके दोस्त थे ना, इन्होंने बार बार काफी सारी जगह बदली ताकि ब्रिटिशर्स इनको पकड़ ना सकें। आखिरकार जो नरीमन प्रिंटर थे ना, जिन्होंने हेल्प की थी रेडियो इस्टेब्लिश करने में, उन्होंने वो पकड़े गए और उन्होंने बता दिया कहाँ से रेडियो ऑपरेट हो रहा है। बदले में उन्होंने अपने लिए बेगुनाही मांगी कि मुझे कुछ ना किया जाए तो मैं आपको लोकेशन बता दूंगा। तो आखिरकार नरीमन प्रिंटर ने लोकेशन बता दी, रेड डाली गई पुलिस के द्वारा जहाँ से ये ऑपरेट कर रहे थे। ऊषा मेहता कहती हैं कि मुझे आज भी याद है 9 नवंबर को जब मॉर्निंग में ब्रॉडकास्ट चल रहा था तो दरवाजे पे जोर जोर से दरवाजे पे ठक ठक की आवाज़ होने लगी और जो ऑफिसर थे डीसीपी जिन्होंने एंट्री ली, उन्होंने बोला कि बंद कर दो ब्रॉडकास्ट, आप पकड़े गए हो। तो मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटा के उस ऑफिसर को बोला कि अभी नेशनल सॉन्ग चल रहा है, आप सभी अटेंशन पे कीजिए, हम ब्रॉडकास्ट बंद नहीं कर सकते। वंदे मातरम उस समय चल रहा था ब्रॉडकास्ट में। एक क्वेश्चन मेरे मन में आया कि इनका क्या हुआ आज़ादी के बाद। 1946 में जेल से इन्हें रिहा कर दिया गया था, पुणे के यरवदा जेल से। बाद में आर्टिकल में तो ये लिखा जाता है कि एक्टिव पॉलिटिक्स में ये ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुई खराब हेल्थ के कारण। 1998 में इनको पद्म विभूषण दिया गया और 2000 में इनकी डेथ हो गई। तो ये कहानी है ऊषा मेहता और उनके द्वारा जो रेडियो ऑपरेट किया गया उसकी। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था ऊषा मेहता से संबंधित, 2011 में प्रीलिम में पूछा था। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है रनिंग द सीक्रेट कांग्रेस रेडियो इन द वेक ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। ए आंसर था इस क्वेश्चन का 1। क्वेश्चंस तो देखो आज आपको बिल्कुल सिंपल आंसर देने हैं। दोनों छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, 150 वर्ड्स में आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला, क्रिटिकली एनालाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट, क्लास एंड रिलीजन ऑन द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल इन इंडिया। दूसरा, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल प्लेड बाय अंडरग्राउंड रेडियो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। दोनों क्वेश्चंस के आंसर 150 वर्ड्स में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है, कल मिलते हैं फिर से नई एनर्जेटिक डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।